Saffrotrops. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what types of nutrients they need to survive and from where they can get them. यहाँ पे आप लोगों ने मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में मशरूम्स तो देखे होंगे, या फिर यहाँ पे कुछ फ्लफ़ी यानी कि सॉफ्ट अम्ब्रेला के जैसे पैचेस देखे होंगे जो मॉइस्ट या फिर गीली मिट्टी में ग्रो हो रहा है, या फिर जो रोटिंग वुड है, रोटिंग यानी कि डीकेइंग, ठीक है, जो ख़राब या सड़ रहा है वुड उस पर ग्रो हो रहा होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है, बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो है प्लांट्स, इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं सर्वाइव होने के लिए और क्या कैसे टाइप के न्यूट्रिएंट्स इनको रिक्वायर होते हैं। उससे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है यहाँ पे। ये एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक पीस ऑफ ब्रेड लोगे और उसे थोड़ा गीला करके एक मॉइस्ट वार्म जगह पे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दोगे, या फिर तब तक आपको उसे रखना है जब तक फ्लफ़ी पैचेस नहीं नज़र आते उनमें। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोग ये पैचेस के कलर जानने के लिए उसे माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे कह रहे हैं। मगर यहाँ पे हमें गिवन है कि यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप लोग को कॉटन जैसे धागे दिखेंगे जो वो ब्रेड के पीस में स्प्रेड हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। इन्हें क्या कहेंगे? जो ब्रेड पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रो हो रही है, ये फंगी है। और जब माइक्रोस्कोप करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये धागे जैसा, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। इनका जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी डिफरेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट है। ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं? ब्रेड में। अब ब्रेड क्या है? ब्रेड नॉन लिविंग है, तो ये फंगी जो है वो ब्रेड में से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किन में से? डेड या फिर मरे हुए, और डीकेइंग का मतलब जो सड़ रहा है या फिर ख़राब हो रहा है, ऐसे मैटर में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। Such organisms with saffrotropic mode of nutrition are called saffrotrops। और ऐसे organisms जो saffrotropic mode of nutrition perform करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सैफ्रोट्रॉप्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है फंगी, जो इस तरीके ब्रेड में, जो ब्रेड आप लोग बहुत टाइम तक अगर छोड़ देते हो तो वहाँ पे फंगी का ग्रोथ होता है। और fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। ज़्यादा टाइम तक आप लोग कोई आर्टिकल हॉट और ह्यूमिड यानी कि ऐसा वेदर जिसमें नमी है, फॉर एग्जांपल बारिश का मौसम है ना, तो फंगी वहाँ पे ग्रो होता है। उसके अलावा फंगी अचार में, लेदर में और कपड़ों में भी ग्रो होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन में जैसे कि मैंने बताया ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हवा में नमी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से फंगी ज़्यादा ग्रो होता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो स्पॉइल कर देता है अपने घरों में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल स्पोर्स का मतलब क्या है? जो फंगी के सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जनरली एयर में, यानी कि हवा में। When they land on wet and warm things, they germinate and grow। जब wet and warm things पे लैंड करते हैं, या जब ये लैंड होते हैं ऐसी चीज़ों पे जो गर्म भी है और थोड़ी उसमें नमी भी है, थोड़ा गीला भी है, तो वो जर्मिनेट यानी कि बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप लोग को ये तो पता है कि फंगी कहाँ ग्रो होती है? वेट और ह्यूमिड, या ऐसी जगह जहाँ पे जो गीला है या फिर जहाँ पे नमी है। तो ज़्यादातर ऐसे जगह हमारे घर में नहीं रहेंगे, तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। फंगी उन्हें ख़राब नहीं करेगा, फंगी वहाँ पे ग्रो ही नहीं होगा, क्योंकि फंगी को ग्रो होने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? वेट एंड वार्म। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो साथ में रहते हैं और शेल्टर
और न्यूट्रिएंट्स दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं और साथ में रहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे फंगस है जो प्लांट्स के रूट में रहते हैं और वो प्लांट्स उन्हें क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है फंगस को, और फंगस प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब इससे प्लांट का भी फ़ायदा हो रहा है और फंगस का भी फ़ायदा हो रहा है ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और दोनों साथ में शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर कर रहे हैं। फंगी को रहने की जगह मिल जाती है रूट्स ऑफ प्लांट्स में, और प्लांट्स को फंगस जो है वो पानी और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner, which is an alga, and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provides food for the fungus. अब lichens जो है वो ऐसे organisms है जहाँ पे alga and fungus दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे alga में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किस काम का है, क्लोरोफिल इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्लोरोफिल अकेला ही काफ़ी नहीं है, वाटर और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है ना क्लोरोफिल के साथ साथ। तो एल्गा जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है और फंगस जो है एल्गा को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न बदले में एल्गा क्या करता है, प्रिपेयर करता है और प्रोवाइड करता है फूड फंगस को। तो यहाँ पे भी इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, दैट इज़ सिम्बायोसिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश का मतलब है रिफिल होना, तो न्यूट्रिएंट सॉइल में कैसे रिफिल होते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। डू यू नो व्हाई दिस इज़ डन। क्या आपने कभी फार्मर को खेत में मैन्योर या फर्टिलाइज़र यानी कि खाद यूज़ करते हुए देखा है, या फिर जो गार्डनर्स होते हैं वो लॉन्स में यानी कि गार्डन्स में वो यूज़ करते हैं, या फिर जो पॉटेड प्लांट्स हैं उनमें। क्या आपको पता है कि ये हम क्यों करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब minerals and nutrients from the soil, so the amount in the soil keep on declining. यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा ही है कि प्लांट्स क्या करते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। उनका जो सॉइल में अमाउंट है वो इसी वजह से कम हो जाता है। अब सॉइल में कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी है, लेकिन अगर प्लांट्स उनको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो उनका अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में क्या कंटेन होते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ये फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स यानी कि खाद में ये सब अवेलेबल होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो टाइम टू टाइम ऐड करते रहना चाहिए सॉइल में ताकि वो उन न्यूट्रिएंट्स से भरपूर रहे। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. अब plants की भी कुछ nutrient requirement होती है ना, तो अगर हम ये fulfill करेंगे तो वो plants जो है हमारे कैसे grow होंगे, healthily grow होते रहेंगे। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they use carbon dioxide. यहाँ पे आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो क्रॉप प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से सॉइल जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाता है। डेफिशिएंट का मतलब है नाइट्रोजन की उसमें कमी हो जाती है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो एयर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इन प्लेंटी है ना, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है एयर में, लेकिन प्लांट्स जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं उसी फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर सकते। हमने क्या सीखा था कि कुछ बैक्टीरियाज है जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और फिर प्लांट्स उन्हें यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, ऐसे फॉर्म में चाहिए ताकि रूट्स जो है वो अब्जॉर्ब कर सके। द बैक्टीरियम called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form. अब यहाँ पे into a usable form में convert करता है बैक्टीरियम called rhizobium. अब राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
टेक लेता है और कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में जिसमें प्लांट्स उसे अब्जॉर्ब कर सकें. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, पीस, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन. अब राइजोबियम जो है वो अपना खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता. सो ये कहाँ रहता है? इट लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, पीस, मूंग्स, बीन्स, ये सब जो दाल है, लेग्यूम्स है, इनके रूट्स में रहता है और उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे राइजोबियम प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न उसे क्या मिलता है? इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब यहाँ पे प्लांट्स क्या प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को? फूड और शेल्टर, है ना. रहने के लिए उसे रूट्स मिल जाते हैं प्लांट्स के, और जो फूड वो जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं वो बैक्टीरिया यूज़ कर लेता है. और बैक्टीरिया क्या देता है प्लांट्स को? बहुत सारा नाइट्रोजन. तो उनका रिलेशनशिप कैसा हुआ? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि वो जो है शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं और साथ में रहते हैं. दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये ग्रेट सिग्निफिकेंस यानी ये ग्रेट इंपॉर्टेंस है फार्मर्स के लिए. क्यों? फार्मर के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस plants are grown. Most of the pulses, dals are obtained from leguminous plants. अब फार्मर्स के लिए ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, या फार्मर्स का ये फ़ायदा होता है कि जब लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं तो उन्हें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर्स, ऐसे खाद जिसमें नाइट्रोजन होते हैं, वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है. वो काम कौन करता है? बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम. राइजोबियम जो है वो इन पल्सेस को या लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करता है. तो इसी तरीके से उसमें फर्टिलाइज़र्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है उन प्लांट्स के लिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए. और ज़्यादातर पल्सेस यानी कि दाल कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट से ही ऑब्टेन होते हैं. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. इस चैप्टर में आप लोगों ने सीखा है कि ज़्यादातर प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो सेल्फ नरिश होते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉफिक. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक यानी कि कस्क्यूटा जैसे होते हैं, जो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के लिए, या फिर सैप्रोट्रॉफिक होते हैं जैसे कि फंगी. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से डिराइव करते हैं? ये जो प्लांट्स है वो अदर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं, जैसे कि हम और बाकी के एनिमल्स जो है वो कैसे हैं, वो कैसे के कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स के कैटेगरी में आते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो खाना खुद ही बनाते हैं, मगर नहीं, हमारे लिए जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कि दाल, चावल, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. हम लोग डिपेंडेंट है प्लांट्स में और अदर एनिमल्स में भी हमारे फूड के लिए. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? Insectivorous plants कौन से हैं? पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, है ना. तो पिक्चर प्लांट जो है, क्या हम कह सकते हैं कि वो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स है? हाँ, तो हम कह सकते हैं वो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स है, क्योंकि वो भी दूसरे इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए.